आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी जो पेपर है उसके बारे में स्टडी करेंगे और टारगेट ये होगा कि कम से कम स्टडी करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कम से कम स्टडी करना है क्योंकि समय काफ़ी कम है, क्योंकि आपके पास अदर सब्जेक्ट भी है और कम से कम स्टडी करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस है तो लाइव प्रोसेस से टोटल नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बनते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टोटल नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बनते हैं और इसी ढंग से टोटल बायोलॉजी के चैप्टर कितने हैं 6। तो आज हम सभी सेलेक्टिव स्टडी करेंगे और सेलेक्टिव स्टडी का जो बेसिस होगा कि आपका जो CBSE 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन लेंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटे। तो चलिए आज हम सभी बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले लाइव प्रोसेस। तो स्टडी करने से पहले आपको एक थिंकिंग करना होगा। वो थिंकिंग किस पे करना होगा कि बायोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, टोटल 6 चैप्टर हैं और समय काफ़ी कम है और कम से कम जितना स्टडी करें वह आपके ब्रेन में स्टोर हो, जिसका यूज आप 10th बोर्ड जो CBSE कंडक्ट कराते हैं उसमें आप 100% स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले ब्रेन में ये आपको बैठाना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का जो पैटर्न देखेंगे उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है थ्योरेटिकल बेसिस। आप सोचेंगे थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, जैसे मान लीजिए लाइव प्रोसेस आप सभी स्टडी किए होंगे तो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो ये थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन हो गए। सेकेंड जो है वह डायग्रामेटिक बेसिस है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कभी जो होता है CBSE बोर्ड में डायग्राम बना दिए जाते हैं और उस डायग्राम में ABCD कर लिख दिए जाते हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है A जो लेवलिंग है वह किस ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है, B जो लेवलिंग है वह किस ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायग्रामेटिक बेसिस क्वेश्चन हो गया। और थर्ड जो होते हैं वह प्रैक्टिकल बेसिस पे, और प्रैक्टिकल बेसिस में लाइव प्रोसेस से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वह किससे रिलेटेड होंगे, आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो लाइव प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो मेजर 4 कंपोनेंट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड में रिस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और फोर्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो फर्स्ट जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो आपका NCERT है जो स्टार्टिंग किए हैं तो इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक्चुअली चैप्टर का नेम क्या है, लाइव प्रोसेस। तो ये जो लाइव प्रोसेस है तो सबसे पहले तो ब्रेन में ये रखना है कि व्हाट इज़ लाइव प्रोसेस। तो आप सभी जानते होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक बेसिक प्रोसेस होते हैं और वह जो बेसिक प्रोसेस होते हैं वह लाइफ के लिए एसेंशियल हैं अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो। वो बेसिक प्रोसेस जो है वह लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो आप सोचते हैं कि वह बेसिक प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट में न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में आप सभी जानते हैं कि फूड है, जैसे राइस और फूड का कंपोनेंट, तो राइस का जो है उसमें फूड का कौन सा कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, और उस कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, तो रिस्पिरेशन से, और उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, तो आपका ब्लड, और वह किसके हेल्प से आएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन के हेल्प से। तो जो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन लाइव प्रोसेस में, तो पहले ये सोचना हो कि न्यूट्रिशन से किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो क्लास 7th का ये लेवल है। तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूट्रिशन क्या है या न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं।
अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करें तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन के केस में ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग किसका करते हैं, फूड का, और ये किसके थ्रू होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, तो न्यूट्रिशन। तो ये क्वेश्चन और या इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछ रही है, तो किस टाइप की पूछेगी। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट कितने हैं, तो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट 2 है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि क्लास 7th में इसके बारे में काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह प्रिपरेशन फूड का बाय सेल्फ करते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर वह दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं तो फूड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप सारे बच्चे जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस। सबसे फर्स्ट में क्या आता है, फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, वाटर के हेल्प से प्लांट जो होते हैं वह स्पेशली ग्रीन प्लांट वह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस में अपना वह फूड मटेरियल तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सर्च करें लास्ट 5 ईयर से, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपसे सीबीएसई बोर्ड पूछे क्लास 10th में व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका केमिकल रिएक्शन। सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पॉर्टेंट है वह क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है, और ये है बेसिक प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं। तो अब आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आप सारे बच्चे जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट किससे करते हैं, वाटर से, और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, साथ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, और प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इस टाइप का रिएक्शन आप सारे बच्चे क्लास 7th में स्टडी किए हैं। तो इस लेवल का केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 10th क्लास में जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वह केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो थोड़ा फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन यहाँ जो देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करके आपसे पूछा जाएगा। या सिंपली कहें तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और वाटर है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट साइड है स्पेशली, और ये जो प्रोडक्ट साइड है, यह बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करें, तो आप सारे बच्चे केमिस्ट्री में तो स्टडी किए होंगे, लेकिन बायोलॉजी के केस में अगर आप भूल गए कि इसको हम बैलेंस कैसे करें या बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कुछ गलती हो। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 डाल दिए। अब यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में सबसे ज़्यादा एसेंशियल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में वाटर एसेंशियल है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल है और इससे ज़्यादा एसेंशियल वाटर है, तो कम से कम इससे ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा तो उस केस में क्या होगा कि 6 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे।
यहाँ पे 6 मोलिकुल, तो ट्वाइस कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया 12 मोलिकुल्स। अब प्रोडक्ट में आते हैं, ग्लूकोज बेचारे 1 मोलिकुल्स, जहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और ये बाकी के जो ऑक्सीजन और वाटर हैं, अब इसके साथ क्या करना है, ग्लूकोज को तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ये देखने से ही लगता है इस सभी के कंपेरिजन में काफ़ी कम्प्लेक्स है। अब इस दोनों के साथ क्या करें, कौन सा ट्रिक्स अपनाएं, तो 6 और 12 में सबसे छोटा कौन है, तो 6, तो अब इस 6 का यूज हम इसके साथ कर लेते हैं, तो 6 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोलिकुल ऑफ वाटर। तो फाइनली क्या है कि 6 मोलिकुल ऑफ CO2 रिएक्ट्स विथ 12 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 6 मोलिकुल ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह रिएक्ट्स से करता है 12 मोलिकुल्स ऑफ वाटर से, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, 1 मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज, 6 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मोलिकुल ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वह उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से क्या बन सकता है, सेकेंड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से क्या बन सकते हैं। तो अगर MCQ बेसिस पे कहें तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि सनलाइट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो सनलाइट का इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जब वह सनलाइट लीफ के माइन्यूट पोर्स, जिसको आप स्टोमाटा कहते हैं, उस स्टोमाटा की हेल्प से वह कहाँ पहुँचता है, लीफ में, और लीफ में स्पेशली वह क्लोरोफिल के पास पहुँचते हैं। और जो प्लांट होते हैं वह सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किए, स्पेशली सबसे पहले रूट, देन आफ्टर स्टेम, देन आफ्टर लीफ। तो लीफ में आ गया वाटर, लीफ में क्या आ गया, वाटर। अब इस वाटर का सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिटिंग होता है तो उस केस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको स्प्लिटिंग का काम कौन कर रहा है, सनलाइट, लाइट कर रहा है। और ये वाटर के स्प्लिटिंग से जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं वह स्टोमाटा की हेल्प से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो सनलाइट का प्रॉपर फंक्शन क्या हुआ, तो वाटर के स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा तो पूछे जा सकते हैं फोटोसिंथेसिस से कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है। सपोज कीजिए कि आप या हम सभी नहीं जानते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है, तो कम से कम नेम के बेसिस पर तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन है तो प्रेजेंस ऑफ लाइट होंगे, डार्क रिएक्शन है तो अब्सेंस ऑफ लाइट होंगे। और ये 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है किसका, फोटोसिंथेसिस का। जब ये दोनों केमिकल, लाइट रिएक्शन कहें या डार्क रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कंप्लीट होते हैं तब जाके प्लांट अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और इस दोनों में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में जो सबसे पहले आते हैं वह लाइट रिएक्शन है। अगर पहले लाइट रिएक्शन आए तो बाद में क्या आएंगे, डार्क रिएक्शन, बाद में क्या आएंगे, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर तो इंडिकेशन एक चीज़ का मिलता है कि कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा वह तो लास्ट में ही बनेगा, और लास्ट में क्या है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या बन सकते हैं, ग्लूकोज। देखिए फोटोसिंथेसिस में आप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन जो हैं वह 2 टाइप्स के, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, या तो कहें उसका लास्ट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, कौन, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, स्पेशली फूड के फॉर्म में ग्लूकोज। तो अगर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेंगे तो लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनेंगे। तो कम से कम 2 डिफरेंसेस कि लाइट रिएक्शन में लाइट का एसेंशियल है और डार्क रिएक्शन में लाइट का एसेंशियल नहीं है। या सिंपली कहें लाइट प्रेजेंट है लाइट रिएक्शन में, लाइट एब्सेंट है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका हुआ, ग्लूकोज का। तो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन नहीं होगा किसका, ग्लूकोज का। तो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है, तो ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ATP का फॉर्मेशन, साथ में NADPH का फॉर्मेशन। NADPH का फॉर्मेशन किस में होते हैं, लाइट रिएक्शन में। तो जो लाइट रिएक्शन में होगा वह डार्क रिएक्शन में नहीं होगा।
तो डार्क रिएक्शन में ना ATP बनेंगे और ना NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में लाइट प्रेजेंट है, डार्क रिएक्शन में लाइट एब्सेंट है। लाइट रिएक्शन में आप वाटर का स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग लाइट रिएक्शन में होता है, तो डार्क रिएक्शन में वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है और डार्क रिएक्शन में इस दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लाइट रिएक्शन जो होते हैं ग्राना में होते हैं और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। तो कम से कम जो डिफरेंसेस हम लोग याद रख सकते हैं उसको कर सकते हैं कि नेम के बेसिस पर लाइट प्रेजेंट, लाइट एब्सेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किस में होगा, डार्क रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किस में नहीं होगा, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्राना में, डार्क रिएक्शन कहाँ होंगे, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन करें, NADPH का फॉर्मेशन करें और डार्क रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कम से कम अगर हम इतना स्टडी कर लें तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड स्पेशली थ्योरेटिकल पॉइंट व्यू से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होते हैं, तो लीफ से रिलेटेड स्टोमाटा के बारे में आ जाता है। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, इसके बारे में आप सभी क्लास 7 से जानते हैं। अब आगे बढ़ें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड का फॉर्मेशन किए। जो सेकेंड में केस जो होता है वह केमोसिंथेसिस होता है या केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो इस केस में क्या, ये जो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही इंक्लूड्स हैं, इसी में आते हैं। तो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको थोड़ा ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का इन्वॉल्वमेंट है और जो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाते, और जब सनलाइट नहीं पहुँच पाएंगे और अगर वह ऑटोट्रॉप्स हैं तो अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के केस में कहा जाता है कि जिनके पास लाइट नहीं पहुँच पाते हैं तो वह केमिकल सब्सटेंस के हेल्प से अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, उसी से वह एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो ये केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया के केस में होता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन CBSE में नहीं पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो क्लास 7 से जानते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऑर्गेन जो होंगे वह फूड के लिए अदर ऑर्गेन्स पे डिपेंड होंगे। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है कि इसके बारे में कहा जाता है, और क्लास 7 में भी इसके बारे में, तीनों के बारे में आप सारे बच्चे स्टडी किए, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा देख ले। होलोजोइक न्यूट्रिशन कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, और इसमें अमीबा से क्वेश्चन बनता है क्योंकि आप NCERT में देखेंगे कि अमीबा से रिलेटेड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में। और उस होलोजोइक न्यूट्रिशन को 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है, जो आप सारे बच्चे जानते हैं। क्लास 7 में आप सभी स्टडी किए थे कि न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं। तो अमीबा के केस में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें भी हम लोग 5 स्टेप का ही मेंशन करेंगे, जो इसके बारे में आप सारे जानते हैं। फर्स्ट में इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ क्या होगा, एसिमिलेशन, और फिर इजेशन। तो इसी 5 पॉइंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो डायग्राम बनाएं और इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करें। और ह्यूमन बीइंग के केस में कहें तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं या तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो 2 अदर टाइप्स हैं, पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक के केस में सारे बच्चे जानते होंगे, जैसे एस्केरिस हैं,
एस्केरिस जो होते हैं वो इंडोपैरासाइट्स होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं अगर हम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज करते हैं। और उनका मेन मोटो क्या होता है कि वह हमारे बॉडी से ब्लड के फॉर्म में फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसके बदले में या तो कहें कि अब वह फूड लिए किस फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, और गिफ्ट के फॉर्म में हम लोगों को एस्केरियोसिस डिजीज दे देते हैं। तो यहाँ पर एस्केरिस को क्या हुआ, बेनिफिट, और ह्यूमन बींग को क्या हुआ, हार्म। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के केस में जो कहा जाता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज इज हार्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। एग्जाम्पल तो समझ गए। अब है कि नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन dead and decaying bodies of plants and animals is the mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying bodies of plants and animal is called सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल में सारे बच्चे जानते हैं मशरूम है। तो ओवरऑल जब न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट व्यू से देखते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करके हमको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस आते हैं। और थर्ड आते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन, और होलोजोइक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किस में करना है, तो अमीबा के केस में। तो इतना जो हम लोग डिस्कशन किए और जो शुरू में आपको समझाने का प्रयास किए, तो ओवरऑल अभी उस समय से लेकर अभी तक जो कंक्लूजन आता है कि हमको तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करना है फोटोसिंथेसिस का बैलेंस, केमिकल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस, और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो स्पेशली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना और उसमें आपको अमीबा के बारे में एक्सप्लेन करना है। और अमीबा के केस में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं उस 5 स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो आते हैं वह ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आप कितने आसानी से ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम बना सकते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या अदर जो चैप्टर के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं। देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो आएंगे लाइफ प्रोसेस से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पेशली आपको बताते हैं न्यूरॉन से रिलेटेड हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड हो सकते हैं। और रिप्रोडक्शन के केस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर का डायग्राम आता है। तो इतने डायग्राम को आप पहले से तैयार करें, और डायग्राम को हम कैसे आसानी से बनाएंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डायग्राम बनाने का ट्रिक्स क्या है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो जो ड्रॉ करना है उसके लिए तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब है कि ह्यूमन बींग के केस में जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो होते हैं उससे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। सिंपल है, आप माउथ में फूड को रखते हैं जो इंजेक्शन से रिलेटेड है, तो माउथ में क्या है, टीथ है। माउथ में क्या है, टीथ है। तो टीथ क्या करेंगे फूड के साथ, टीयरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। ये काम किससे होगा, टीथ की हेल्प से। और फंक्शन के बेसिस पर टीथ 4 टाइप्स के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोडोन। और ह्यूमन बींग के टीथ को डाइफियोडोंट भी कहते हैं क्योंकि 2 टाइम इनका ओरिजिनेशन है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के फॉर्म में। और जब टीथ हमारे जॉ में इम्बेडेड रहते हैं तो इस टाइप के पैटर्न को क्या कहते हैं, थीकोडोंट। तो टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। अब फिर क्या देखना है, टंग, ये मस्कुलर ऑर्गेन्स है। और क्लास 10th 7th में ही स्टडी किए हैं कि टंग में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को फील करते हैं। अब आगे बढ़ें तो हमारे माउथ में क्या है, हमारे माउथ में क्या है, सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सेलेवा। सेलेवा में कौन से एंजाइम होते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइलिन और सेलेवरी इमाइलेज। सेलेवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सेलेवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेलेवा में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वह कौन है, टाइलिन और सेलेवरी इमाइलेज। और टाइलिन और सेलेवरी इमाइलेज का फंक्शन क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो ह्यूमन बींग के केस में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से माउथ से जो रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सलेवा में कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो आंसर क्या होगा, टाइलिन और सेलेवरी इमाइलेज। और इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनके फंक्शन के बारे में कहा जाता है ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज में। अब आपका वो जो फूड है वह फेरिंग से होते हुए कहाँ आते हैं, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से कहाँ पहुँचेंगे, एस्टोमैक में। अब एस्टोमैक से क्वेश्चन आते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, एस्टोमैक में। और अगर हम भूल गए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा इसका यूज करें ब्रेन का, कि गैस का फॉर्मेशन कहाँ होता है ना, गैस का जैसे फॉर्मेशन होता है तो टाइट हो जाता है आपका एस्टोमैक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, एस्टोमैक में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जिस जूस का सेक्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो फूड के प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एस्टोमैक से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा, तो HCl का फंक्शन पूछा जा सकता है कि HCl का फंक्शन क्या है, HCl का सेक्रेशन किस सेल से होता है। तो HCl का सेक्रेशन ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल से होता है, और इसका फंक्शन जो होता है सबसे फर्स्ट में ये हार्मफुल जर्म्स को किल करते हैं, हार्मफुल जर्म्स को मारते हैं। सेकेंड, फूड के मीडियम को एसिडिक बनाते हैं, फूड के मीडियम को एसिडिक बनाते हैं। और नेक्स्ट में फूड को, जैसे समर के टाइम में अगर आपने मॉर्निंग में जो खाना बनाया है और उसको कुकर में बंद करके ही छोड़ दे और रात में आए और 10 बजे उसको कुकर को खोलें, तो उस फूड का क्या होगा, स्पॉइल कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उस फूड में फर्मेंटेशन हो चुका है। और जैसे आप कुकर के ढक्कन को आप हटाएंगे तो उससे एक सावर टाइप की स्मेलिंग आ जाएगी और तुरंत आपका फेस आ जाएगा फेंक देने का। तो सोचिए समर के टाइम में जो आपने फूड को मॉर्निंग में लिया एज ए ब्रेकफास्ट, फूड एस्टोमैक में है, वह फूड कहाँ है, एस्टोमैक में। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट स्टोर है, उस फूड को तो ख़राब हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके स्टोमैक में AC तो नहीं लगा हुआ है। तो हमारे स्टोमैक में फूड को स्पॉइल होने से या ख़राब होने से बचाने का काम कौन करते हैं, तो HCl करते हैं। तो HCl से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि म्यूकस का फंक्शन क्या है। तो म्यूकस जो होते हैं HCl के सेक्रेशन के होने से पहले स्टोमैक के वाल पे स्प्रेड हो जाते हैं, और उसके बाद HCl का सेक्रेशन होता है, और HCl के हार्मफुल इफ़ेक्ट से स्टोमैक के वाल को बचाने का काम कौन करते हैं, म्यूकस। तो स्टोमैक के केस में जो सेल हो गए, एक तो आपका हो गया पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल, जिससे सेक्रेशन किसका होता है, HCl का। सेकेंड जो हो गए म्यूकस सेल, अकॉर्डिंग टू नेम म्यूकस सेल, तो म्यूकस का सेक्रेशन फंक्शन तो जान चुके हैं। और जब थर्ड सेल होते हैं वह चिप सेल होते हैं, थर्ड सेल वह चिप सेल, और चिप सेल याद रखने का ट्रिक्स है, चीफ मिनिस्टर, उससे सेक्रेट्स होते हैं पेप्सिनोजेन एंजाइम, और इस पेप्सिनोजेन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कराने का काम कौन करते हैं, HCl। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वह इंपॉर्टेंट हो गए स्टोमैक से रिलेटेड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्लास 7 में पढ़ें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विल्ली क्या करेगा, इंक्रीज इनर सरफेस एरिया करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उससे क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड का होगा। दूसरा क्वेश्चन कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाते हैं तो लीवर और पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाते हैं, और लीवर से जिस जूस का सिक्रेशन होता है आप उसको क्या कहते हैं, बाइल जूस, उसको क्या कहते हैं, बाइल जूस। और बाइल जूस जो होते हैं वह जो फूड का मीडियम स्टोमैक में एसिडिक था वह स्टोमैक से कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एसिडिक मीडियम को अल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस। बाइल जूस के पास कोई भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में
हेल्प करते हैं। कैसे कि जो फूड एसिडिक मीडियम फॉर्म में होते हैं, जब वह फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो बाइल जूस उसको अल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके ब्रेन में चल रहा होगा कि अल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने से क्या बेनिफिट होता है। तो कहा जाता है कि जो पेनक्रियाज के पेनक्रिएटिक जूस के पास जो इंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये तीनों जो इंजाइम हैं वह फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर फंक्शन करते हैं और फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। जैसे आपको बता दें कि पेनक्रियाज से सेक्रेशन पेनक्रिएटिक जूस का, और पेनक्रिएटिक जूस के पास 3 टाइप्स के इंजाइम या तो कई 3 इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं, और उसको याद रखने का क्या काम करेंगे हम सभी। जैसे होता है ना, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये मंथ है जुलाई का, अभी क्यों पढ़ेंगे दिसंबर में। तो हम अपने पढ़ाई को टालते 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 कहाँ पहुँच गए, दिसंबर तक। तो ये जो टाल रहे हैं, TAL, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज एंड L फॉर लाइपेज। तो लाइपेज, L फॉर लाइपेज, L फॉर लिपिड, लिपिड फैट से रिलेटेड। तो फैट जो होते हैं वह लाइपेज की हेल्प से कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और टाल, TAL, L तो आपने निकाल लिया। अब A फॉर क्या बचा, एमाइलेज। और एमाइलेज से रिलेटेड नेम कहाँ पढ़े थे, माउथ के केस में सेलेवरी एमाइलेज और ट्राइलिन। और ये काम क्या किया था, स्टार्च को माउथ में कन्वर्ट किस में किया था, टाइलिन और सेलेवरी एमाइलेज, माल्टोज। अब इस माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम एमाइलेज करते हैं। टाल, TAL, L का काम हो गया, A का काम हो गया, बचा कौन, T। T फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में P है, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन या कहें तो उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ट्रिप्सिन का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के लिए। कि शुरू से देखें तो लगेगा कुछ तो स्टडी ही नहीं किए। एक फोटोसिंथेसिस का बैलेंस केमिकल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस, सनलाइट का फंक्शन जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अमीबा के केस में होते हैं उसके 5 स्टेप का एक्सप्लेनेशन, और न्यूट्रिशन का जो 5 स्टेप्स होता है उसी स्टेप का यूज हम अमीबा के केस में कर लेंगे। नेक्स्ट में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से डायग्राम। तो इसके बारे में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो माउथ से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये इम्पॉर्टेंट एरिया है। आप सोचते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्यों नहीं बताएं, तो सबसे आप क्वेश्चन देख लें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रहता है। क्योंकि समय कम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी करें और डिटेल में स्टडी करना होगा तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक अलग क्लास, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग क्लास, कहने का मतलब 4 सिस्टम के लिए 4 वीडियो बनाएंगे अगर डिटेल में समझना है, और बनाएंगे। लेकिन अभी कोशिश ये करें कि हम कम से कम स्टडी करके मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेशन के बाद नज़र आता है रिस्पिरेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं कि व्हाट इज रिस्पिरेशन, ये सब क्लास 7 का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछेंगे, बहुत खुश होंगे, तो एरोबिक एनारोबिक के बीच में डिफरेंसेस, यह क्वेश्चन आया हुआ है। और एरोबिक के बारे में जानते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक के बारे में जानते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्लास 7 में आप पढ़ेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन का भी 2 कंपोनेंट है। एक के केस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो रिस्पिरेशन का जो टाइप है एरोबिक एनारोबिक, तो एरोबिक में आप ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये प्रोसेस एरोबिक कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रिस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं तो ऑक्सीजन का वहाँ पर 2 कंडीशन है दिया हुआ है। एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे ऑक्सीजन 100% अब्सेंट नहीं है। और दूसरा केस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर 100% ऑक्सीजन अब्सेंट है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा प्रोडक्ट में, और कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स के केस में होंगे, और लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। L फॉर लैक, L फॉर लैक्टिक एसिड।
और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में सारे बच्चे क्लास 7 से जानते हैं इथेनॉल C2H5OH और इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये होता कहाँ पे है? लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स का केस था। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो इसके केस में मेंशन किया गया हुआ है। और इसी को ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको प्लस लाइकिस, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होंगे? इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा आपको ट्रिक्स बताते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ पर लोकेशन किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और आपने फूड में क्या लिया? राइस। राइस में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या है? PM और CM। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये कार्बोहाइड्रेट को जाना है कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और कार्बोहाइड्रेट को जाना है माइटोकॉन्ड्रियम, लेकिन बीच रास्ते में कौन आ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में जो माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स का डायमीटर काफ़ी कम होता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। तो उस केस में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। और ये कहाँ पहुँचे? जानते हैं कि ये प्लेस क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया। अब तो ग्लूकोज हैप्पी मूड में आ गए कि अपने फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है जब ये साइटोप्लाज्म में आते हैं? कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे कंपाउंड का एंट्री होगा जिसके पास 2 कार्बन होंगे। ऐसे कंपाउंड का एंट्री होगा जिसके पास 2 कार्बन होंगे। और ग्लूकोज के पास कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो क्या ये जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे कंपाउंड का एंट्री होता है जिसके पास कितने कार्बन होना चाहिए? ओनली 2। तो उस केस में क्या होगा कि आप देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, डायमीटर इसका ज़्यादा था। उस केस में क्या हुआ? ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज जो हैं ये एंट्री नहीं कर सकते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेंगे कैसा कंपाउंड? जिसके पास 2 कार्बन हो। तो उस केस में इस ग्लूकोज को टूटना पड़ता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होते हैं। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होते हैं तो क्या बनते हैं? तो PA साहब बनते हैं। क्या बनते हैं? PA साहब। तो PA का फुल फॉर्म पायरुविक एसिड, या आपके एनसीईआरटी में पायरुवेट भी दिया हुआ है। दोनों सही है। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये कन्वर्ट किस में होते हैं? पायरुविक एसिड में। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो पायरुविक एसिड हैं इसके पास 3 कार्बन है। इसके पास कितने हैं? 3 कार्बन है। तो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे कंपाउंड का एंट्री होगा जिसके पास 2 कार्बन होना चाहिए। तो अब 1 कार्बन प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक कार्बन को आपको रिमूव करना है। तो डी कार्बोक्सिलेशन। और जब पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है, 1 कार्बन रिमूव जब होते हैं तब क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम। और इस एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। अब इनका एंट्री कहाँ हो जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे एंट्री हो गया तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? साइट्रिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अदर नेम है
तो खैर उतना नेम क्लास 10th में नहीं जाना, 11th में स्टडी करना है। तो इतना बताने का पर्पस ये था कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो करते हैं, क्यों करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है। तो उसको समझने के लिए राइस में कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कि कन्वर्ट किस में करना पड़ा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए कहाँ पहुँचे, साइटोप्लाज्म। और ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में आते हैं तो इनको क्या पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे कंपाउंड का एंट्री होगा जिसके पास कितने कार्बन होना चाहिए, ओनली 2। तो उस केस में ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हुआ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गए, पायरुविक एसिड। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है। अब इस 3 कार्बन में से एक कार्बन को रिलीज किया गया, हटाया गया डिकार्बोक्सिलेशन के से, तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड बने जिसका नेम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचते हैं और फर्दर रिएक्शन होता है। लास्ट में आप सभी जो एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी का तो फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करते हैं वहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंट्री कर जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होता है जिसके बारे में बताए थे, साइट्रिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर से ये साइकिल रिपीट होते हैं और इस प्रोसेस में 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो खैर उस चीज़ को तभी तो ब्रेन से हटा दीजिए। आपको लग रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो क्वेश्चन है आपका वह किससे रिलेटेड है, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे। तो आपके एनसीईआरटी में जो पाथवे दिया है तो फर्स्ट टाइम लगता है अरे यार ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं है, एरोबिक एनारोबिक से रिलेटेड है। एरोबिक में आपने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रिस्पिरेशन का 2 कंपोनेंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में हुए और लैक ऑफ ऑक्सीजन में एल्फा लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी मसल्स में हुआ, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और ये प्रोसेस कहाँ हुए थे, ईस्ट में। इसी को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है कि ग्लूकोज से बना दिए पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फिर 3 स्टेप में रिएक्शन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखें इसको, आपका ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में। कौन सा प्रोसेस हुए, तो ग्लाइकोलाइसिस। अब इस पायरुविक एसिड का 3 स्टेप में यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि नीचे में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रिस्पिरेशन, CO2 H2O प्लस एनर्जी। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, एल्फा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और थर्ड में क्या हो गए, और ये कहाँ होंगे, मसल्स में होंगे। और थर्ड क्या है आपका, थर्ड में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बनेंगे, इथेनॉल, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये कहाँ पे हो रहे हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट की केस में। तो फाइनली क्या देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड। और यहाँ पर जो 3 रिएक्शन देखते हैं तो एरोबिक और एनारोबिक से रिलेटेड है, जो शुरू में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट आपका क्लास 10th लेवल के लिए, ओनली फॉर क्लास 10th। देन आफ्टर इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है CBSE पॉइंट व्यू से, वह डायग्रामेटिक बेसिस पे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। उसके बाद इससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सही ढंग से समझ लेंगे ना, तो जो डबल ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग के केस में होता है वह ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे सर? तो चलिए पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज समझ लें। तो सबसे पहले ये सोचिए कि ऑक्सीजन कैसे आया। तो आप कहेंगे सर इंस्पिरेशन और इनहेलेशन के हेल्प से आया। कहाँ आया? तो लंग्स में आया। चलिए ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद आप सारे बच्चे जानते होंगे प्योर ब्लड क्या होता है। तो जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन होता है, कहने का मतलब क्या कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है वह किससे मिलेगा? ब्लड से। तो ऑक्सीजन प्लस ब्लड क्या होंगे? प्योर ब्लड। अब उस प्योर ब्लड को जाना कहाँ है? तो आप सोचेंगे जितने भी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं उसके पास जाना है, लेकिन उसको भेजेगा कौन? तो एक ही हेड बॉस है, और हम लोगों में जो एक स्पेशली हेड बॉस होते हैं ऑर्गन के फॉर्म में, जिसका नाम सारे बच्चे को आसानी से याद होता है, वह क्या होता है? हार्ट। HEART। उस प्योर ब्लड को अब आना है कहाँ पे? हार्ट में। और क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़े हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में, मेमेलिया के केस में हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। अब ये मत सोचना कि 400 चेम्बर होते हैं, कि सब चेम्बर में आया जा सकता है। चलिए मजाक का टाइम नहीं है। तो मेमेलिया के केस में 4 चेम्बर हार्ट, और ह्यूमन बीइंग के भी केस में 4 चेम्बर हार्ट। तो 4 चेम्बर हार्ट कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते होंगे हार्ट का अपर पार्ट एट्रियम, लोअर पार्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का 2 चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। वेंट्रिकल का 2 चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है, चाहे लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। और सबसे पहले प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे। तो ये जो दोनों लेफ्ट पार्ट हैं हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके पास हमेशा प्योर ब्लड। और जो हार्ट का राइट पार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेंगे। तो एक तो कंसेप्ट क्या आया कि आपने इनहेलेशन किया या इंस्पिरेशन किया, तो ये जो ऑक्सीजन है एयर के साथ हैं, ये कहाँ पहुँच गए? लंग्स में। कहाँ पहुँच गए? लंग्स में। कोई दिक्कत नहीं। अब इस लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर आए तो बाहर में मुलाकात किनसे हो गई? ब्लड से। ब्लड प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होंगे? प्योर ब्लड। अब इस प्योर ब्लड को हार्ट के चेम्बर में जाना है, तो कौन से चेम्बर में जाएगा? लेफ्ट से रिलेटेड होगा, चाहे लेफ्ट एट्रियम होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल होगी। तो अब यहाँ पर देखें, आपने ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सपोज कीजिए, सपोज क्या ज़बरदस्ती मानिए, हार्ट है, अपर पार्ट एट्रियम, लोअर पार्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का 2 चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लोअर पार्ट वेंट्रिकल है, तो इसके भी 2 चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आर ए राइट एट्रियम, एल ए लेफ्ट एट्रियम, आर भी राइट वेंट्रिकल, एल भी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट पार्ट यहाँ पे और राइट पार्ट यहाँ इस साइड में देख रहे हैं। और प्योर ब्लड कहाँ जाएंगे? तो लेफ्ट पार्ट में ही जाएंगे। तो ये जो प्योर ब्लड हैं ये एंट्री मारते हैं किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। किसमें एंट्री मारते हैं? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जैसे आ जाते हैं और लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड से फिलअप हो जाते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम के बाद इनका एंट्री किस में होगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में एंट्री होगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आप सभी जानते होंगे कि हार्ट का वाल्व खराब हो गया, वाल्व खराब हो गया, तो एक वाल्व जो है वह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं क्या? बाइकस्पीड वाल्व। बाइकस्पीड वाल्व। और इसका अदर नेम क्या है? मिट्रल वाल्व। इसका अदर नेम क्या है? तो मिट्रल वाल्व है। तो कहने का मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पीड वाल्व और मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पीड वाल्व जो होते हैं, जब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड फिलअप हो जाते हैं तो बाइकस्पीड वाल्व सेपरेट हो जाते हैं।
सेपरेट हो गया और ऊपर से ब्लड नीचे आ गया, नीचे में कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्जेस्ट आर्टरी निकलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी निकलते हैं और इस लार्जेस्ट आर्टरी को आप कहते हैं एओर्टा, या इसका अदर नेम क्या है, सिस्टमिक आर्टरी, एओर्टा और सिस्टमिक आर्टरी। और ये जो सिस्टमिक आर्टरी होते हैं, एओर्टा जो होते हैं, इसको फाइनली कहाँ पहुँचाता है, सेल। और सेल में कहाँ जाएंगे, सेल में कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन जाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, रिलीज क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलेंगे और बाहर में मुलाकात किससे हो जाती है, ब्लड से। तो ब्लड के साथ क्या आ गया, CO2, तो इम्प्योर ब्लड। अब वह इम्प्योर ब्लड है वह हार्ट के किस में जाएगा, तो राइट पार्ट में जाएगा। राइट पार्ट में सबसे पहले कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में लाने का काम कौन करता है, जिससे प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जो लाया गया था किसके हेल्प से, तो वह था पल्मोनरी वेन। वह कौन थे, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन लंग्स में है, ब्लड के साथ हो गए प्योर ब्लड, और इस प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम कौन किया, पल्मोनरी वेन। काम कौन किए, पल्मोनरी वेन। उसी ढंग से जब इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ऑक्सीडेशन होगा और रिलीज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से बाहर निकलते हैं तो बाहर में मुलाकात किससे होती है, ब्लड से। तो ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। अब इस इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में आना है तो लाने का काम कौन करते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, प्री केवाल एंड पोस्ट केवाल, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। और कुछ याद नहीं हो तो वेन बोल दीजिए। तो वेन के हेल्प से या प्री केवाल एंड पोस्ट केवाल और सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के हेल्प से कहाँ पहुँच जाते हैं, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से कहाँ आएंगे, राइट वेंट्रिकल। तो जैसे इनके पड़ोसी के पास 2 बल्ब था, तो अब ये जो पड़ोसी है कंपटीशन बढ़ गया, 2 था तो बाइकास्पिड, और ये 3 कर लिए तो क्या कहलाएंगे, ट्राइकास्पिड। ट्राइकास्पिड बल्ब क्या कहलाएंगे, ट्राइकास्पिड बल्ब। ट्राइकास्पिड बल्ब, तो ट्राइकास्पिड बल्ब किसके बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे बाइकास्पिड बल्ब और मिट्रल बल्ब किसके बीच में थे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड बल्ब है, और जैसे इम्प्योर ब्लड से राइट एट्रियम फिलअप हो जाते हैं कंप्लीटली, तब ट्राइकास्पिड बल्ब सेपरेट होते हैं, इम्प्योर ब्लड किस में आ गए, राइट वेंट्रिकल में। और अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला जिसको सिस्टमिक आर्टरी कहें, और उसी ढंग से राइट वेंट्रिकल से भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, इम्प्योर ब्लड को CO2 प्लस ब्लड, इसको कहाँ पहुँचाते हैं, लंग्स में। तो लंग्स के पास आ गए ब्लड प्लस CO2, और CO2 जो है डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से लंग्स में चलेंगे। अब लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, और एक्सहेलेशन के हेल्प से आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर देते हैं। तो आप सोचते हैं बाप रे कितना लंबा चौड़ा है सर, कुछ नहीं है, एक हार्ट याद रखना पड़ा। हार्ट में 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है ब्लड से जब मिलते हैं तो वहाँ पर कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वो कुछ फैक्टर हैं कि पार्शियल प्रेशर का वैल्यू हाई होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कब, जब प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कब, जब प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी जो होते हैं वह लो हो जाते हैं, टेम्परेचर भी लो हो जाता है। कब, जब प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो प्योर ब्लड के फॉर्मेशन के लिए 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको हाई होना है, बाकी 3 को लो होना है। तो इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और इम्प्योर ब्लड के केस में जस्ट अपोजिट कर लेना है।
कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई थे उसको लो करना है, मिनिमम कर देना है। अब बाकी तीनों जो हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये हाई मैक्सिमम कर दो। ये फैक्टर को थोड़ा ब्रेन में रखना है। तो इसके बारे में हम आपको स्पेशली एक फ़नी स्टाइल में हंसाते हुए कैसे ब्लड का हार्ट में मूवमेंट हुआ, कैसे उसको ब्रेन में रखें, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आप सभी को काफ़ी मज़ा आएगा। तो आज का टारगेट जो मेरा था कि आपको डाइजेशन, रिस्पिरेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम आपको बता सकें। अब इसके बाद क्या बच रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और प्लांट से रिलेटेड। तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है। और आप देखेंगे इस चांद में एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें रूट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट जाइलम के हेल्प से, स्टेम में स्टेम जाइलम के हेल्प से, और लीफ में लीफ जाइलम के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन शो किया है। रूट में रूट जाइलम, स्टेम में स्टेम जाइलम और लीफ में लीफ जाइलम के हेल्प से रूट जो होते हैं फाइनली लीफ तक पहुंच जाते हैं। और क्लास 7th में आप सभी बच्चे पढ़े थे, वेसल्स जो होते हैं रूट स्टेम लीफ से कनेक्टेड होते हैं, उसके हेल्प से वाटर लीफ में पहुंच जाता है। तो ये तो प्लांट के केस में। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस भी आते हैं। जॉब फॉर जाइलम, फॉर फ्लोएम। तो जॉब फॉर जाइलम, जॉब फॉर जल, जल जल पानी। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फॉर फ्लोएम, फॉर फूड, फॉर फ्लोएम, फॉर फूड। फूड हेल्प्स इन फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जाइलम में जल, फ्लोएम में फूड। तो जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और एक चीज़ याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, लेकिन फूड के फॉर्म में जब उस फोटोसिंथेसिस में क्या बना? ग्लूकोज। और जो फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वह ग्लूकोज का नहीं, सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्लोएम। इसको याद रखिएगा, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लेकिन फूड में किसको? ग्लूकोज और सुक्रोज को। तो सुक्रोज को करता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ आ जाते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं जो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से, वह आपका आ सकता है ब्लड से। तो ब्लड जानते हैं कि रेडियन कलर होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में ब्लड के 4 कंपोनेंट RBC, WBC, देन आफ्टर प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसके बारे में तो आप कुछ तो लिख सकते हैं। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्ट। हार्ट क्या है? पंप करता है। पंप किसको करता है? प्योर ब्लड को। और रिसीव किसको करता है? इम्प्योर ब्लड को। रिसीव किसको करता है? इम्प्योर ब्लड को। तो यहाँ पर जब प्योर ब्लड हार्ट में आ जाते हैं तो उसका क्या हो रहा है? पंपिंग हो रहा है। और बाद में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलते हैं और ब्लड के साथ हो जाते हैं तो इम्प्योर ब्लड। तो इस इम्प्योर ब्लड को वह हार्ट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। और हार्ट जानते हैं कार्डियक मसल्स से बने होते हैं। हार्ट के मेन 2 कंपोनेंट जो लोअर पार्ट हैं एट्रियम, लोअर पार्ट जो होंगे वेंट्रिकल, और अपर पार्ट क्या होंगे? एट्रियम। एट्रियम के 2 चेंबर, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। वेंट्रिकल के 2 चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो हार्ट का लेफ्ट चेंबर होता है वह प्योर ब्लड को कंटेन करता है। जो हार्ट का राइट चेंबर होता है वह इम्प्योर ब्लड को कंटेन करता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 valve, तो बाइकास्पिड valve। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 valve, तो ट्राइकास्पिड valve। लेफ्ट एट्रियम से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला था वह लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा सिस्टमिक आर्टरी, जो पहुंचा है कहाँ? सेल के पास। और जो राइट वेंट्रिकल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर देख रहे हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या है कि प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जो होते हैं CO2 प्लस ब्लड, राइट वेंट्रिकल से उनको लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि आर्टरी जो होते हैं प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और वेन इम्प्योर ब्लड को, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। तो इसके बेसिस पर आप हार्ट का भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हार्ट में हो सकता है कि कहीं डबल ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे तो कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि वन टाइम प्योर ब्लड पंपिंग हो रहे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लार्जेस्ट आर्टरी, देन आफ्टर इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, सेकेंड टाइम में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन। और उसको आप चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि भैया
लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन जो आ गए कहाँ गए, ब्लड के पास, तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के हेल्प से कहाँ गए, तो राइट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के हेल्प से वह कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी और एओर्टा सेल तक पहुँचाए। सेल में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए और वह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिल गया तो इम्प्योर ब्लड हो गए। और वह जो इम्प्योर ब्लड हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के हेल्प से कहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पे ये पहुँच गए, तो ये पहुँच गए कहाँ, राइट एट्रियम से जाना है राइट वेंट्रिकल में, तो बीच में कौन आ गए, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में तो कौन हेल्प करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो रहा है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड पर प्रेशर क्रिएट होते हैं उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और हार्ट के रिलैक्सेशन के कारण जो प्रेशर क्रिएट होते हैं ब्लड पे उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा, जो जानते हैं 120 होता है, और जैसे इसको रिलैक्स किए प्रेशर कम लगा, डायस्टोलिक प्रेशर जिसका वैल्यू 80 होता है, 120/80 नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर होते हैं। तो इसके बारे में आप सारे बच्चे जानते होंगे, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब जाते जाते अब ये हार्ट है, और हार्ट HEART जैसे इसको बोलते हैं, तो अंदर से एक स्माइलिंग आता है, और वह स्माइलिंग किससे रिलेटेड होते हैं, लव से, LOVE। तो जैसे लव बोलते हैं उसका कनेक्शन हार्ट से, और हार्ट बीट आपका बढ़ना चालू होता है इस टर्म को सुनते हैं के साथ। तो ये जो LOVE लव है, इनका रिलेशन हार्ट से है। कैसे है कि हार्ट के फर्स्ट साउंड को लव कहते हैं, LUB, नॉट LOVE। हार्ट के फर्स्ट साउंड को लव और हार्ट के सेकेंड साउंड को डब। तो हार्ट का फर्स्ट साउंड कब सुनाई देता है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो साउंड आप सुनते हैं, जो सुनाई देता है, उसको क्या कहते हैं, लव साउंड। और डब साउंड जैसे लव साउंड आप कब सुने, स्टेथोस्कोप के हेल्प से, कि जब कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व में। और एक तीसरा वाल्व होता है हार्ट में जिसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, और वह सेमी लूनर वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ये लार्जेस्ट आर्टरी निकल रहा है इसके इस पॉइंट पे होते हैं, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलते हैं इसके इस ओरिजिनेशन पॉइंट्स पे होते हैं, कौन, सेमी लूनर वाल्व। और सेमी लूनर वाल्व के कॉन्ट्रैक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको डब साउंड कहते हैं। इसके बाद हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2018 में आया था, और 18 या 19 में, कि हार्ट के जो वाल्व हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल ही है, ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड है, उसको कहाँ ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये कब आएगा, जब बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, ओपन हुआ तो प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, तो प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर उस केस में अगर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम प्योर ब्लड कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब मिनिमम प्योर ब्लड किस में आएंगे, लार्जेस्ट आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी में। और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया कि कम से कम ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा, सेल में, और सेल में ऑक्सीजन कम पहुँचेंगे तो फूड का ऑक्सीडेशन कम होगा, एनर्जी कम निकलेगा, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो आपने अभी तक जो क्लासेस में डिस्कशन किए तो वह डिस्कशन किससे रिलेटेड था, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में स्पेशली फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में स्पेशली डिस्कशन जो हम लोग किए थे वह किससे था, अमीबा के केस में 5 स्टेप्स। देन आफ्टर माउथ के केस में स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट हो जाना टैलिन और स्लेवरी एमाइलेज के हेल्प से। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रेजेंट होना, गैस्ट्रिक जूस उससे सेक्रेट होते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl हैं, म्यूकस हैं, पेप्सिन इंजाइम है। स्टोमक में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल्स से HCl, और HCl का फंक्शन पढ़े थे कि किल्स करते हैं हार्मफुल जर्म्स को, एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन करते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं।
म्यूकस सेल से म्यूकस निकलते हैं जो स्टोमक के वाल को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl से बचाते हैं। और जो चिप सेल होते हैं उससे क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिनोजेन इंजाइम, और पेप्सिनोजेन इंजाइम HCl के हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, उसके डाइजेशन करते हैं। देन आफ्टर स्टोमक से फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, विली जो होते हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सकते हैं। और जब उसके बाद क्या कि लीवर और पेनक्रियाज का फंक्शन, तो लीवर के जूस को बाइल जूस, पेनक्रियाज के जूस को पेनक्रिएटिक जूस। तो लीवर के जूस को बाइल जूस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाइल जूस के 2 कंपोनेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। और बाइल साल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं, मतलब फैट को फैट ड्रॉपलेट्स और मिसल्स में कन्वर्ट होना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है जो बाइल साल्ट की हेल्प से होता है। और जो बाइल पिगमेंट होते हैं उसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट होते हैं जिसका कलर येलो होता है और उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, आई का कलर येलो, स्किन, यूरिन का कलर येलो, फाइनली जॉन्डिस। और जॉन्डिस में प्रिकॉशन नहीं किए और जॉन्डिस में समोसा पे समोसा, डबल एग रोल चलाते रहें तो हिपेटाइटिस, सो जो जॉन्डिस है जिसमें लीवर तो डमाडोल हुआ, अब वह जॉन्डिस हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो गया। और हिपेटाइटिस का रिलेशन लीवर से क्या है कि लीवर जो बने होते हैं हेपेटिक सेल से, और जब हेपेटिक सेल में डेथ रेट इंक्रीज करते हैं, मतलब हेपेटिक सेल प्रेजेंट कहाँ है, लीवर में, और लीवर से बने हुए, और जब उसका डेथ स्टार्ट होता है उसी को हिपेटाइटिस कहते हैं। तो कहा जाता है कि जॉन्डिस में प्रिकॉशन नहीं किए तो आप हिपेटाइटिस से सफ़र करेंगे, क्योंकि जॉन्डिस में प्रॉब्लम होता है लीवर में, और जब जॉन्डिस कन्वर्ट हो जाते हैं हिपेटाइटिस में तो जो लीवर के हिपेटिक सेल हैं उसका डेथ रेट उस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस, उसके पास अब बताए टाल, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज, L फॉर लिपिड। तो फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिए, एमाइलेज माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को फाइनली एमिनो एसिड में। उसके बाद रिस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक तो जानते ही हैं, साथ में एनारोबिक में 2 केस याद रखना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, कहाँ पे, तो ईस्ट के केस में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक में, तो CO2 H2 एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन देखें, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में क्यों होता था उसके बारे में पढ़ें। उसका पाथवे था कि ग्लूकोज को आपको कन्वर्ट कर देना किसमें, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का 3 स्टेप में जो रिएक्शन है एरोबिक एनारोबिक से रिलेटेड है। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। एनारोबिक में 2 केस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, L फॉर लैक, L फॉर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। कहाँ पे हो गए, तो मसल्स में। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में जो ईस्ट में होंगे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम लोग देखे थे जिसमें हार्ट से रिलेटेड था। तो अगर इस पॉइंट व्यू से स्टडी करते हैं तो आपके लिए आसान होगा। हाँ, आज का क्लास थोड़ा सा स्पीड में था, लेकिन इसको हम सिस्टम वाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिस पर अलग अलग करके समझाएंगे। और हार्ट को आपको हम फनी स्टाइल में समझाएंगे, वहाँ पर टेंशन ही आप लोगों को नहीं। और एक्सक्रीशन से क्वेश्चन क्या आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम और नेफ्रॉन का डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सक्रीशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसमें आपको यूरिन का फॉर्मेशन पूछेंगे, और यूरिन के फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अल्ट्रा प्रेशर के हेल्प से जब फिल्ट्रेशन होंगे तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक तो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, और दूसरा जो होता है कि जो नेचुरल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस का जो आप केस जानते हैं उसके बीच में डिफरेंसेस, कि नेचुरल किडनी में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होते हैं और डायलिसिस के केस में या आर्टिफिशियल किडनी के केस में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं। तो उसमें सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन का जो 3 स्टेप्स है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो रिलेटेड होंगे वह डायग्राम प्लस एक्सक्रीशन से रिलेटेड, और एक्सक्रीशन में सिर्फ यूरिन का स्टेप। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसको सही ढंग से आप देखेंगे, और सिस्टम वाइज हम डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी का अलग अलग वीडियो बना के भी आपको डिटेल में नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।